नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास अमित शाह दोनों ने एक एक करके राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में वरिष्ठ भाजपा नेता जिनका अपने राज्यों में व्यापार जनाधार है उनको हाशिए पर ला खड़ा कर दिया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया आप सभी जानते हैं, राजस्थान की राजनीति में उनका कितना दखल है, दरकिनार कर दिया गया है उनको पूरी तरह। इससे पहले वे राजस्थान में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा हुआ करती थी, लेकिन इस बार उनके कई खास लोगों के ही टिकट काटकर गुजरात लॉबी ने यह संकेत दे दिए हैं कि यदि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कमोवेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। शिवराज सिंह चौहान भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके भी बयानों का आकलन करें तो निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि कहीं न कहीं ये भी गुजरात लॉबी की रणनीति में जाकर फंस गए हैं। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो शिवराज सिंह चौहान को भारी भरकम भीड़ के सामने यह कहने को भी बस नहीं होना पड़ता कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। गुजरात लॉबी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारकर संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह के अलावा किसी दूसरे की चलने वाली नहीं है। 3 केंद्रीय मंत्रियों केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से, राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, सीधी की सांसद रिक्ति पाठक, सतना के सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में उतारकर मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। यहाँ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पिछले 4 बार से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लाकर खड़ा कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाती है तो यही नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने अपने अपने राज्यों में पार्टी के संगठन को अपने तरीके से चलाया, लेकिन इस बार इन पर गुजरात लॉबी ने शिकंजा कस दिया है। वैसे दोस्तों, पार्टी के क्षेत्रीय दिग्गजों पर शिकंजा कसने के पीछे ये जो गुजरात लॉबी है उसकी अपनी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि इन राज्यों में इन कद्दावर नेताओं और उनके समर्थकों को दरकिनार करते हुए अपने खेमे के लोगों को चुनाव लड़वाकर जितवाया जाए, और जब अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी यही खेल इन राज्यों में खेला जाए, ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी 272 का जादुई आंकड़ा पाने में फेल हो जाती है तो मोदी और अमित शाह के खिलाफ पार्टी में होने वाली बगावत को रोका जा सके। जितने ज्यादा मोदी और अमित शाह के समर्थक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतकर सांसद और विधायक बनेंगे, बगावत के ये सुर उतने ही धीमे होंगे जिसे आसानी से दबाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि मोदी और अमित शाह जिस तरह से कई राज्यों में कद्दावर नेताओं को हाशिए पर ला खड़ा करने में सफल हुए हैं, क्या उनकी यह रणनीति उत्तर प्रदेश में भी असर दिखाएगी? अब सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें तो उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो इसी राज्य को लेकर मोदी और अमित शाह सबसे ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि इसी राज्य से उन्हें 2 ऐसे राजनेताओं से जबरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े चेहरे बन चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए जब भी मोदी और अमित शाह कोई रणनीति बनाएंगे तो इन दोनों नेताओं को नजरअंदाज करना इनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को हाशिए पर ला खड़ा किया, शायद ही गुजरात लॉबी की दल उत्तर प्रदेश में गले। मोदी और अमित शाह दोनों भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश के प्रभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इसी राज्य को साधने का काम किया है। वैसे भी दोस्तों, गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ना इत्तेफाक नहीं है। यहाँ के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री हुआ करते थे। सरकार में नंबर 2 की हैसियत वक्त की जरूरत थी, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने राजनाथ सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाकर अपने पक्ष में राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास किया। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी का जलवा समूचे देश में दिखाई दिया तो इस बार सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर मोदी जी ने अपने खास अमित शाह को लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन राजनाथ सिंह को पूरी तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत गुजरात लॉबी नहीं कर सकी। सरकार में नंबर 3 की पोजीशन में आज भी राजनाथ सिंह मजबूती से खड़े हैं। दरअसल दोस्तों, राजनाथ सिंह को नजरअंदाज करना गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान है भी नहीं, क्योंकि राजनाथ सिंह अक्टूबर 2000 से लेकर मार्च 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही वे 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा प्रभाव है। साथ ही राजनाथ सिंह के RSS के नेताओं से भी अच्छे संबंध उनकी राजनीतिक जमीन को मजबूती दे रहे हैं।
बताया तो यहाँ तक जाता है कि जैसे रिश्ते भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच थे, वैसे ही रिश्ते आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो दोनों की ही राजनीतिक मजबूरियां हैं कि वे एक दूसरे को नजरअंदाज करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ा नहीं सकते। अब कुछ बातें योगी आदित्यनाथ के बारे में भी आपको बताता हूं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया, तो मोदी और अमित शाह यहां अपने खास मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की राजनीति पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते थे। सूत्र बताते हैं कि मनोज सिन्हा का नाम लगभग फाइनल था, उनको शपथ दिलाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नजरअंदाज करके मनोज सिन्हा का नाम फाइनल किया गया, उससे संघ को तगड़ा झटका लगा। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि मनोज सिन्हा का नाम फाइनल करने के बाद जब इसकी सूचना संघ को देते हुए नाम सुझाने की बात कही, तो संघ ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब आपने नाम फाइनल कर ही लिया है तो हमारी राय की आपको जरूरत ही कहां है। बताया जाता है कि संघ के नेताओं की तीखी टिप्पणी के बाद मोदी और अमित शाह को बैकफुट पर आना पड़ा और उसके बाद संघ की मोहर लगने के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपनी पड़ी। अपने तीखे तेवरों के कारण योगी आदित्यनाथ ने जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में जगह बना ली। इसके बाद कई बार मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव को लेकर कई खबरें भी मीडिया में सुर्खियां बनी रही। 2022 तक आते आते योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि समूचे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। इसलिए 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 2017 में हुए चुनाव में जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी के साथ साथ योगी को भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को ही बेचैन कर रही थी। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इसी गुजरात लॉबी ने योगी आदित्यनाथ के समानांतर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अरविंद शर्मा और दिनेश शर्मा को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन योगी ने किसी की भी चलने नहीं दी। गुजरात लॉबी के सामने दिक्कत यह भी थी कि योगी आदित्यनाथ एक तो लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, साथ ही उन्हें संघ का भी आशीर्वाद प्राप्त है। और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन भारत के किसी भी राज्य का या फिर राष्ट्रीय स्तर का ही नेता क्यों ना हो, अगर उसे भारतीय जनता पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है तो उसे हर हाल में संघ का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। गुजरात लॉबी को यह भी अच्छी तरह पता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में बहुमत से 30-40 सीटें पीछे रह गई तो यही उत्तर प्रदेश उनका खेल बिगाड़ सकता है। गुजरात लॉबी अगर चाहेगी भी तो भी उनके लिए यूपी के इन दो कद्दावर नेताओं राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को हाशिए पर लाना इतना आसान नहीं है जिस आसान तरीके से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को ला खड़ा किया। और यदि भाजपा उत्तर प्रदेश में 50-60 लोकसभा की सीटें जीतने में सफल हो गई तो यह भी हो सकता है कि भाजपा में गुजरात लॉबी के खिलाफ जो दूसरा मोर्चा अफसर की तलाश में बैठा है वह इनका खेल बिगाड़ दे। चुनाव के बाद एक दूसरे दल को अपने अपने पाले में खड़ा करके सरकार बनाने में सारे दांवपेच आजमाए जाते हैं, लेकिन पिछले 9.5 साल में जिन राजनीतिक दलों के आकाओं के खिलाफ मोदी जी की ईडी, सीबीआई या फिर अन्य जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, उसके बाद भी क्या वे नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देंगे, इसमें संदेह है। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह दोनों ही भाजपा के ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनके दूसरे दलों के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। तब अगर विपक्ष के कुछ दल राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी के साथ जा खड़े हुए तो गुजरात लॉबी का खेल पलट सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का यही वह चक्रव्यूह है जो गुजरात लॉबी के सपनों को तोड़ सकता है, लेकिन उनके सामने मुश्किल तो यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को दरकिरार नहीं कर सकते, उनको हाशिए पर नहीं लाया जा सकता। जो खेल गुजरात लॉबी आजकल राजस्थान और मध्य प्रदेश में खेल रही है, लगता नहीं है कि वे ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में कर सकेंगे। गुजरात लॉबी की यही वह मुश्किल है जिससे पार पाना तो वह चाहती है, लेकिन उसको इससे पार पाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है।